मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी की ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग आ चुके हैं आज अपना सेकंड चैप्टर डिस्कस करने, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ 5 ईयर प्लान्स। किस तरीके से प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद किस तरीके से हमारी इकोनॉमी की पॉलिसीज फ्रेम की गई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो हमारी इकोनॉमी की पॉलिसीज को बनाने में मदद करती थी या इकोनॉमी पॉलिसीज को बनाती थी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। इतना आप सभी को क्लियर। इस चैप्टर में हम आगे और डिस्कस करेंगे हमारे जो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव थे, उन ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 3 नंबर में या 4 नंबर में जरूर आपको मिल सकता है, जिसमें आपसे 5 ईयर प्लान्स की जानकारी ली जा सकती है। तो ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आप लोग समझेंगे भी किस तरीके से हमारी पॉलिसीज मेकिंग में ही कहीं ना कहीं लूप होल्स थे, जिसके कारण हम लोग आज भी डेवलपिंग इन नेचर है, नॉट डेवलप्ड। ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। क्या क्या हमने प्लानिंग के जरिए अचीव किया और क्या क्या हमारे गोल थे, और क्या सही में हमारी प्लानिंग उतनी ही इफेक्टिव और एफिशिएंट थी जिसके हमने कल्पना की थी। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते समय हमें सबसे पहला सवाल जो मिलता है वो है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? देखिए इकोनॉमिक से हमने एक चीज सीखी है कि हम कैसे स्कार्स रिसोर्स को यूज करें ताकि हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके। वैसे ही यहां पर हम बात करते हैं किसी कंट्री की रिसोर्स को मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लाना और प्रायोरिटी वाले जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पहले अचीव किया जा सके। हम लोग समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द सिस्टम अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटीज में आपको यहां याद रखना है, आजादी के बाद सबसे पहली जो बनाई गई थी वो थी प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन का जो गठन किया गया था उसमें जो सबसे पहले चेयरमैन रहे थे वो थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ध्यान दीजिएगा, इन क्या था इकोनॉमी के बारे में कि द रिसोर्स आर टू बी यूज्ड रैशनली यूटिलाइज दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज अलॉन्ग विद जीडीपी ग्रोथ। जो कंट्री की रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज किया जाए कि हमारा सोशल वेलफेयर भी हो सके और एक जीडीपी ग्रोथ भी हम दर्ज कर सके। अगर प्लानिंग की डेफिनेशन समझी जाए इकोनॉमिक प्लानिंग की तो क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल कंट्री रिसोर्स इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। बेटा जो कंट्री की रिसोर्सेज हैं उनको डिफरेंट लेवल पर डेवलपमेंटल यूज के लिए उस तरीके से प्रयोग में लाना जो हमारे नेशनल प्रायोरिटीज में सबसे पहली प्राथमिकता रखते हैं, उन गोल्स को अचीव करना। आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन का गठन 1950 में किया गया था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के चेयरमैनशिप में। सेकंड चीज इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या है? सेकंड, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। बच्चा प्लानिंग की आवश्यकता क्या थी हमारे देश में? देखिए हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ के आए कि जैसे ही आजाद हुए अंग्रेजों ने कुल मिला के हमारे देश को सिर्फ बर्बाद किया था, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। उन्होंने इनफैक्ट भारत को प्राइमरी एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना दिया था फिनिश गुड का। इट मींस कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी, बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट थी और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं था। तो अब हमें इन सब चीजों को अचीव करना था, इकोनॉमी को डेवलप करना था, सोशल जस्टिस प्रमोट करना था, इक्वालिटी लानी थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड करना था। जो हमारे देश में दूर दूर तक फैली हुई पॉवर्टी थी, भारत में आजादी के बाद सिर्फ 2 चीजें दिखाई देती थी, गरीब और गरीबी, हमें इसको हटाना था। ठीक है, इसके लिए हमें नीड पड़ी किसकी? प्लानिंग की। अच्छा प्लानिंग में क्या हुआ? बैकवर्ड इकोनॉमी को कैसे डेवलपिंग में लाया जाए और फिर डेवलपिंग को कैसे डेवलप किया जाए, जीडीपी ग्रोथ कैसे हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे किया जाए, एक रीजनल रूरल अर्बन सबको एक सेम लेवल पर ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं सोशल जस्टिस, कैसे प्रमोट किया जाए, इनकम इक्वालिटी कैसे लाई जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा सके। ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज टाइप ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग 2 होती है, एक होती है डायरेक्टिव प्लानिंग, एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। सबसे पहली चीज डायरेक्टिव प्लानिंग में स्टेट माने गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। डायरेक्ट रोल, नो स्टेट पार्टिसिपेशन और नो डायरेक्ट रोल, कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होगा। याद रखिए क्या कह रहा है ये? डायरेक्टिव प्लानिंग refers to a system in which planning is introduced just to direct the force of डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई है इसको एक इक्विलिब्रियम लेवल पर स्टक करके रखना है और कोई गवर्नमेंट का रोल इसमें नहीं होता है। लेकिन हम लोग अभी रिसेंटली आजाद हुए हैं तो हमने फोकस किया कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग पर। किस पर फोकस किया बच्चा? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग पर। इन द अदर हैंड रेफर्स टू सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट। आपको याद होना चाहिए प्राइमरी रोल जो असाइन किया गया था डेवलपमेंट के लिए वो किसको दिया गया था? पब्लिक सेक्टर को। बच्चा आजादी के बाद ब्रेड से लेके बटर तक और पिन से लेके प्लेन तक सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था कि सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन
सब चीजों को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। कहावत कही गई, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग देन यू एंड अप विद कंट्रोलिंग नथिंग। इसीलिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हम 1991 में जाके हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP पॉलिसी, जिसको नाम दिया गया LPG, एडॉप्ट करी, और इसमें हमने फिर प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। नहीं तो आज़ादी के बाद 1991 तक तो प्राइमरी सेक्टर जो भी था वो सिर्फ एक था, वो था पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग परस्यू सोशल इकोनॉमिक। देखिए, जहां डायरेक्टिव प्लानिंग जो होती है उसमें सिर्फ गाइडेंस देने का काम करती है गवर्नमेंट, यहां गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और सोशल इकोनॉमिक को प्रमोट करती है एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा, इकोनॉमिक्स बच्चे 3 प्रकार की होती हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द वन ऑफ विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। यानी कि इसमें जो की रोल रहता है वो किसका रहता है? प्राइवेट सेक्टर का। किसका? प्राइवेट सेक्टर का। और इसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहली चीज, इसकी एक मेरिट है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है। सभी की सभी रिसोर्सेज पर प्राइवेट ओनरशिप होती है अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है। डिमेरिट क्या है? डिमेरिट सबसे बड़ा ये कि कहीं ना कहीं इट इग्नोर्स सोशल जस्टिस एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ 1% सेंटर्ड रहता है। इंसान अपने बारे में सोचता है, उसे सोसाइटी, पब्लिक का कोई ध्यान नहीं रहता है। वो कहता है ऐसी तैसी में जाए पब्लिक, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है ताबड़तोड़ प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मेन काम रहता है सोशल वेलफेयर। आपको समझ आ रहा होगा, इट प्रमोट सोशल यानी कि जनरल सोसाइटल जो इश्यूज। Ownership of means of production and economic decisions are taken by some central authorities of government with a view to maximize social welfare। इतना आपको क्लियर है? सोशल वेलफेयर के लिए पूरा काम किया जाता था। The salient feature of socialistic economy as these means of production are collectively owned by the society as a whole, or there is a public ownership of means of production। Public यानी कि गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी। Promote social welfare as mixed यानी कि सोशल वेलफेयर बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर सब सोशल वेलफेयर के लिए करेंगे तो फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज काय की रह गई अगर सोशल वेलफेयर है तो। भाई अगर अंबानी से कहा जाए कि आप 5 साल भारत में रोज रात को भंडारा कराइए कि कोई भी गरीब भूखा ना सो, अंबानी जी अगर कहें, तो ज़्यादा लंबे समय नहीं, 3 से 4 साल बाद उसी भंडारे में कभी अंबानी जी भी खाना खाते दिख जाएंगे। क्योंकि उनके पास भी अगर वो सिर्फ सोशल वेलफेयर पर फोकस करेंगे तो इतना पैसा नहीं है। सोशल वेलफेयर करने के लिए भी पैसा चाहिए। वो कहाँ से आता है? प्रॉफिट मोटिव की मानसिकता से। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने जो मॉडल अडॉप्ट किया वो था मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में क्या था? अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट विदाउट चेक एंड बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज क्या फीचर थे? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज वेल एज गवर्नमेंट। यानी कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रेगुलर और इक्वल पार्टिसिपेशन रहता है। इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक भी बन सकती है आपकी। प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हाइल पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू सोशल जस्टिस। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम मेरिट की बात करें बच्चों, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज कंबाइन द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्टिक एज वेल एज सोशलिस्टिक। On the other hand, GDP growth is encouraged because private entrepreneurs are free to focus on profit maximization. On the other hand, social justice and equality is promoted by government. इससे क्या बेनिफिट है? सबसे बड़ा, जीडीपी में प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करके जीडीपी को बढ़ाएगा और गवर्नमेंट सेक्टर सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगा। अब आगे आती है बात, गोल्स क्या थे बच्चा हमारे प्लानिंग इन इंडिया। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के गोल्स क्या थे? तो देखिए, प्लानिंग को लॉन्ग और शॉर्ट टर्म गोल्स में दो तरीके से समझिए। जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे वो 5 ईयर के ऊपर फोकस करेंगे। क्लियर है? ये कॉमन गोल होंगे और इनकी अवधि मोर देन 5 ईयर्स रहेगी, या 5 ईयर मान के चलिए। अच्छा, शॉर्ट टर्म एक स्पेसिफिक प्लान के लिए 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान जैसे आते हैं, वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली चीज लॉन्ग टर्म गोल की क्या है कि जीडीपी ग्रोथ होता रहे। जब जीडीपी कंसिस्टेंटली ग्रोथ होगा, देखो आपको पता होना चाहिए कि कंट्री की ग्रोथ की एक साइकिल है। क्या? जीडीपी अगर इंक्रीज करेगा, जीडीपी इंक्रीज करेगा तो इसके पीछे का रीजन क्या रहेगा? जीडीपी के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, है ना। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने से लोगों की इनकम बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा।
तो एक चीज से आप इनडायरेक्टली देखें तो कितने सारे फायदे हो सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में बच्चों सबसे पहला रोल दिया गया जीडीपी ग्रोथ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ेगा तो आपको अभी बताया मैंने कितनी सारी चीजें बढ़ जाएंगी। इट इंप्लाइज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। दूसरी तरफ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, व्हेन द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसिस्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब ये लंबे समय तक एक प्रोसेस चलता रहेगा, इट विल इंक्रीज एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है बात। इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड ऑन टू फैक्टर। पहला, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस्ड ऑफ द कंट्री। सेकेंड, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो यानी कि हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी थी तो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छे यूज करना पड़ेगा। सेकेंड जो था हमारा वो था फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट को ज्यादातर स्टूडेंट इस तरीके से समझ लेते हैं कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपकी सोच बहुत गलत है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, दोज हु आर एबल टू वर्क, विल टू वर्क एट मार्केट वेज रेट गेटिंग वर्क। जो कार्य करना चाहते हैं, कार्य करने के लायक हैं, काबिल हैं और उनको एक वेज रेट पर वो काम करने को भी तैयार हैं, उसे कहा जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा ये चीज, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है, डज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है या फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? तो आप लिखेंगे नो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद रहता है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। इट इंप्लाइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रोजगार हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा लोग इंडल्ज हो। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो भी हमारा ग्रोथ बेनिफिट है वो सोसाइटी में दूर दूर तक फैला रहे। इतना आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बात करें तो फोकस किया जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। देखिए दो चीजें हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको समझने से पहले। मान लीजिए एक आदमी है एक्स, एक आदमी है वाई और एक आदमी है जेड। एक्स के पास 1000 रुपए ऑलरेडी हैं, वाई के पास 800 रुपए हैं और जेड के पास 500 रुपए हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट सबको 200 रुपए दे देती है। ये जो 200 है ये है इक्वालिटी, समानता। अब लेकिन देखा जाए तो इसके पास तो ऑलरेडी 1000 थे, अगर टोटल देखा जाए तो ऐसे कितना हो गया, 1200, 1000 और 700। लेकिन क्या यहां इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? नहीं। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, लेकिन इक्वालिटी सबको एक समान ट्रीट किया आपने, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी तब समझिए अगर मान लीजिए कोई इस लेवल पे है और कोई इस लेवल पर और कोई इस लेवल पे, आप सबको एक समान समझ रहे तो वो और ऊपर बढ़ गया, ठीक है, ये थी इक्विटी। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, इसके पास पहले से ही 1000 रुपए हैं, गवर्नमेंट ने इसको कुछ नहीं दिया कि यू हैव ऑलरेडी 1000, इसके पास 800 थे, गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको 200 दिए ताकि इसके पास भी 1000 हो जाए, और इसके पास जेड के 500 थे, गवर्नमेंट ने इसको 500 दिए ताकि इसके पास भी 1000 हो जाए। ये है इक्वालिटी। ये क्या है? इक्वालिटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आई बात? जरा देखिए क्या कह रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम मीनिंगलेस इफ इट बेनिफिट टू द ग्रोथ अकर टू ओनली अ हैंडफुल पीपल इन द सोसाइटी। जो कुछ ही लोगों को अगर कोई ग्रोथ बेनिफिट दे तो ऐसी ग्रोथ का कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए आगे क्या कह रहा है, ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पस इन द सोसाइटी वेयर रिच टेंड टू बिकम रिचर एंड पुअर स्ट्रगल इवन इन द एसेंशियल ऑफ लाइफ। बेटा अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब अपनी लाइफ की बेसिक चीजों के लिए भी तरस रहा है, तो ऐसी ग्रोथ का कोई बेनिफिट हमें तो समझ नहीं आता है। देखिएगा जरा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन्स एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट सेम शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इंप्लाइज द सिचुएशन व्हेन डॉक्टर गेट द सेम सैलरी एज क्लर्क। डॉक्टर और क्लर्क की सैलरी सब बराबर है। बेटा बड़ा सा कोई आईएएस है और एक सिपाही है, उन दोनों की सैलरी बराबर है, ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता है।
दूसरा क्या होता है, लेकिन हाँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ऑन द रेफर सिचुएशन व्हेन डिफरेंस इन इनकम आर अलाउड बट ओनली विद अ सर्टेन लिमिट। इसीलिए गवर्नमेंट जो है हमारी वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो करती है, इम्पोज हाई टैक्सेस ऑन हाई अर्नर एंड प्रोवाइड सब्सिडीज टू लो अर्नर। इतना क्लियर है। देखिए आगे मॉडर्नाइजेशन, ये हमारा फोर्थ मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या? इट रेफर्स टू द updation and adoption of modern technology in the process of growth. As noted earlier, output can be increased either by increasing the pool of resource or by using innovative technology. देखिए आउटपुट दो तरीकों से बढ़ सकता है। पहला कि आपके पास मान लीजिए एक लैंड ये है, इसमें आपका 100 टन गेहूं होगा, 100 केजी गेहूं हो रहा है, तो आपको अगर आउटपुट बढ़ाना है तो आप ऐसे ही और 3-4 गेहूं कह रहा हूँ लैंड खरीद लीजिए तो आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अब लैंड तो लिमिटेड है, ये तो हम सबको पता है। अब इंडिया क्या करे अपना लैंड बढ़ाने के लिए, इधर पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, उधर चाइना पे कब्जा कर ले, ऐसे थोड़ी। तो ये प्रोसेस तो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। तो क्या है, लैंड तो आज भी उतना ही है, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया। जैसे पहले नॉर्मल सीड्स यूज की जाती थी, अब HYV सीड्स यूज करने लगे। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर बढ़ गया, हाँ या ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ये है मॉडर्नाइजेशन। फिर है सेल्फ सफिशिएंसी। इट रेफर्स टू स्टेट बीइंग एबल टू प्रोवाइड देखिएगा, इट रेफर्स टू द स्टेट बीइंग एबल टू प्रोवाइड एसेंशियल पर्टिकुलरली फूड ग्रेन हेल्प द गोल अकॉर्डिंग टू द हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान। क्लियर है? आपको इतनी बात हो सकता है, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको अभी भी कोई डाउट रहना चाहिए। क्या कह रहा है, द बेसिक आइडिया वॉज एबल टू एक्सपोज इंडियन इकोनॉमी टू द पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंपली बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम। Supply of essential good ended. It happened in 1965 when USA threatened to stop export of food grain to India. 1965 में इन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स के बाद यूएसए ने हमें धमकाया था कि मैं तुम्हारा फूड ग्रेन की सप्लाई रोक दूंगा। सोचिए, आज हम लोग पागल हुए जा रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ, और यही एक कारण था कि उस समय हमारे देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा वक्त लाना है कि भारत सेल्फ सफिशिएंट होगा फूड ग्रेन और बाकी चीज़ों में। उसी के लिए हमने एक पॉलिसी यूज़ करी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आज मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं क्या, स्किल इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया, भारत से बनी हुई चीज़ें। टेस्ला को क्यों नहीं मार्केट में आने दिया जा रहा है, कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि टेस्ला कह रहा है कि प्रोडक्शन होगा चाइना में और हम मार्केट यूज़ करेंगे इंडिया की। तो मोदी गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी बात कही, बनाइए आप चाइना से 35 लाख की गाड़ी, 100% टैक्स दीजिए, बेचिए। अब उसे भी पता है, किसे, एलन मस्क को ये पता है कि वह 70 लाख की बेसिक मॉडल गाड़ी इंडिया में नहीं चला पाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, है या नहीं? तो वो तो साफ उन्होंने कहा, नितिन गडकरी जी से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, तुम प्रोडक्शन का यूनिट अपना भारत में लगाओ, हम तुम्हें टैक्स फ्री दे देंगे या टैक्स बहुत नॉमिनल कर देंगे। यानी कि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाए। ऐसा नहीं है बने कहीं और लेकिन बेचने के लिए मार्केट हो भारत। भारत में बनाइए, भारत के लोगों को रोजगार दीजिए और भारत की मार्केट को यूज कीजिए। क्योंकि ग्लोबली लीडर्स को एक चीज समझ आ चुकी है, भारत से बड़ी मार्केट आने वाले वक्त में शायद कहीं नहीं मिलेगी। बेटा जितना क्रेज बच्चों आईफोन का इंडिया में है कहीं और नहीं है। एप्पल सबसे ज़्यादा सेलिंग कंपनी, अगर कहीं कोई प्रोडक्ट बिकते हैं एप्पल के तो वो इंडिया है। आईफोन 13 ने कितनी धमाल मचा रखी है, लोग 11 के पीछे पागल हुए पड़ेंगे। अगर 13 का बजट नहीं तो हम आईफोन 11 ले लेंगे। अब लोग इंतजार में है कि 14 आए तो हम 12 ले लें, रेट गिर जाएंगे। समझ रहे? आगे बात करते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड एंड गोल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म पीरियड एंड गोल ऑब्जेक्टिव वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड ऑफ इकोनॉमी। ब्रॉडली प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव, देखिए एक प्लान आया, मान लीजिए 1 वर्ष का कुछ आया तो उसमें उनकी स्ट्रेटजी अलग थी। जैसे 12th के पिछले साल के जो बच्चे थे उन्हें पेपर 2 बार देने थे, 2 टर्म में, टर्म 1 टर्म 2। उनकी प्लान स्ट्रेटजी अलग थी। क्या कि पहले उन्होंने सिर्फ एमसीक्यू ही फोकस किए, क्योंकि पहला जो टर्म 1 था वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की तैयारी करी। सेकंड टर्म में उन्होंने सब्जेक्टिव को फोकस किया। कोर्स भी उन्होंने फर्स्ट टर्म वाला ही पढ़ा, ऐसा नहीं। अब आप लोग क्या, आप पढ़ ही रहे होंगे तो आप पूरा कोर्स खत्म कर देंगे, देखिएगा दिसंबर तक 2 बार कम से कम, और फरवरी में फिर आप पूरी किताबें दोबारा पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपका पूरा पेपर आना है 80 नंबर का। तो आपका 1 ईयर प्लान अलग था, उनका 1 ईयर प्लान अलग था। क्लियर है या नहीं? वैसे ही यहाँ पर
When the first plan was initiated, the country was battling with a severe shortage of food grain. तो मेन फोकस किस पे किया गया था फर्स्ट प्लान में? फूड ग्रेन पे. सेकंड, enthusiastic achievement of first plan promote the planner to shift the focus from agriculture to industry. फिर उन्होंने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री पे फोकस किया कि अब एग्रीकल्चर सही हो गया है, चलिए अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को जरा ध्यान में लिया जाए. थर्ड, emphasize the need of self sufficiency in food grain. अब जब 1965 में अमेरिका हमें धमका रहा था, क्या दिखा रहा था? खाना बंद कर देंगे तुम्हारा, तब हमने कहा बेटा हम खुद को खुद निर्भर करेंगे. फिर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी के ऊपर ध्यान दिया गया. 8th प्लान वाज रीइंफोर्स्ड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी. ये डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्टिव रहे शॉर्ट टर्म के. अब ये बच्चों हमारे प्लान्स हैं. पहला 5 ईयर प्लान जो आया था वो कब आया था? 1951 टू 1956. इसमें बेसिक एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया. तो ये आपकी पूरी लिस्ट है. देखिए आपको ये पूरी लिस्ट तो याद करने की जरूरत नहीं है जहां तक मेरा माइंडसेट कहता है. आप इसको एक बार पढ़ के समझ लीजिए कि आपको पता हो कि जो 5 ईयर प्लान्स आए हैं कब क्या किया गया था. अच्छा, इसकी हम एक टेक्निक भी यूज करते हैं. क्या? 3 5 3 1 2 5 1 1 2 5 2 2 5 5. ये एक नंबर है. अगर आपको ये याद हो गया तो बहुत आसानी से आपको 5 ईयर प्लान्स याद हो जाएंगे. क्या है? 35 31 25 11 25 22 55. ये क्या है भाई? देखो, सबसे पहली चीज 3 5 ईयर प्लान्स आए थे, फिर 3 1 ईयर प्लान आए थे, फिर 2 5 ईयर प्लान आए थे, समझ रहे हैं? फिर 1 ईयर प्लान आया था, फिर 2 ईयर प्लान्स आए थे, फिर 5 ईयर प्लान्स आ चुके हैं. अगर आपने ये पूरा याद कर लिया, क्या है? 35 31 25 11 25 22 55. क्या अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि शुरुआत हुई थी 1951 से. फिर तो ईयर गिन गिन के आप निकाल देंगे पूरी की पूरी. यही टेबल है जो आप ऐसे याद कर सकते हैं. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991 तक हमने क्या इकोनॉमिक पॉलिसी में फीचर्स को परस्यू किया था? सबसे पहला फीचर जो हमारा रहा 1991 तक का, 1951 से 1991 तक, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर. यानी कि टोटल डिपेंडेंसी जो इकोनॉमी की थी वो पब्लिक सेक्टर पर थी. इन द इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन IPR, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, याद रखिएगा. एज मैनी एज 17 इंडस्ट्री वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अगेंस्ट 12 इंडस्ट्रीज वर रिमार्क्ड एज अ प्राइवेट सेक्टर. याद रखिए, क्वेश्चन बनता है व्हाट इज IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. क्या था इसमें? सबसे पहला 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को कितनी दी गई थी? खाली 12 इंडस्ट्रीज. ओके. फिर आता है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. According to the Industrial Development Resolution Act 1948, new industries in the private sector could not be established without license and registration. यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जो मैंने कल आपको बताया था, LQP पॉलिसी, लाइसेंसिंग कोटा परमिट्स. पिछली क्लास में हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया था, ध्यान दीजिए. फिर सिमिलरली मोनोपोलीज एंड डिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 प्लेस सेवरल रिस्ट्रिक्शंस. इस पर भी हमारा एक फोकस था कि मोनोपोली, एक का अधिकार सेल नहीं कर सकते हैं आप. दूसरा क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेटेड ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचाया जा रहा था और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जो भी रेगुलेशंस थी वो लेके आए थे. ठीक है, ये याद रखिएगा. MRTP एक्ट था क्या? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसको नाम दिया गया बच्चा MRTP एक्ट. यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है 1 नंबर में. फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस. इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिकल जनरेशन, engineering goods, iron and steel were identified as the strategic significance. These industries were developed on priority basis. जब हमें समझ आया कि सिर्फ एग्रीकल्चर से हमारा काम नहीं चलेगा, तब हमने फोकस में लिया किसको? स्टील इंडस्ट्रीज को, इंजीनियरिंग गुड्स को. क्लियर है? फिर हमारा 5th पॉइंट हम इसमें रहता है जो हमारे करेक्टरिस्टिक थे 1951 टू 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी की. फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर आइडेंटिफाइड एज द की ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. और कहा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर कोई की डिटर्मिनेंट है तो वो सेविंग एंड इंटरेस्ट है. हाई इंटरेस्ट वर ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग व्हाइल इन्वेस्टमेंट वाज इंडेड थ्रू द सब्सिडीज ऑन कैपिटल गेन. क्लियर है? फिर आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन.
ये एक लोग कहते हैं कि बहुत सही डिसीजन था, पर बच्चों पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सबसे बैड डिसीजन यही रहा हमारी इकोनॉमी। जो हम आज तक डेवलपिंग हैं, डेवलप नहीं हो पाई, ये एक सबसे बड़ा डिसीजन था। देखिए हम समझ रहे हैं कि जब हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे तो गवर्नमेंट ने कहा कि कहीं फिर से कोई और विदेशी कंपनी आके दोबारा गुलाम ना कर ले, इसलिए अभी फॉरेन ट्रेड को रिस्ट्रिक्टेड रखो, जो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज हैं कंट्रीज़ की उनको प्रमोट करो, फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचो। अच्छा कब तक आप अपने बच्चे को लड़ने से रोक सकते हो भाई? कभी तो बाहर निकलेगा, कब तक घर में घुसा के रखोगे? कभी तो फेस करना पड़ेगा। जब वो टाइम आया कि अचानक से 1991 में हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जब अडॉप्ट किया, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को जब हमने अडॉप्ट किया तो उसके बाद तो हमें फॉरेन कंपटीशन को सडनली फेस करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? तो ये कहीं ना कहीं हमें बाधा बनना था। अगर इसकी आदत हम शुरुआत में बना देते तो सोचिए 1951 से 1991 तक हम लड़ के मजबूत बन जाते फॉरेन कंपटीशन से। भैया है या नहीं? और मजा तो तभी है ना कि जब सामने वाले की ताकत का पता हो। सामने वाले की ताकत आपको दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा। घर वाले कहना नहीं लड़ाई नहीं करनी, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, ऐसा क्या बेनिफिट है? जब तक युद्ध में सामने वाले की ताकत का पता ना हो, युद्ध लड़ने का फायदा क्या? हार ही जाओगे। अब अचानक से एक दिन गवर्नमेंट कहती है 1991 के बाद हम एलपीजी पे फोकस करेंगे जी, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज, ले वो इकोनॉमी को खोल दिया। अब सडनली फॉरेन ट्रेड होने लगा, नहीं होने लगा? तब हम उनके कंपटीशन पे नहीं थे भाई। 1991 तक विदेशों में चीज़ों का जो लेवल था वो अलग था और हमारे देश में हमने कभी वो कोई लेवल देखा ही नहीं था। तो फिर हमें और समय लगा उनके लेवल पे पहुंचने में। जब हम उनके लेवल पे पहुंचे तो वो और आगे निकल गए। समझिए बात। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इट इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। जो विदेशों से अब्रॉड से इंपोर्ट करी जा रही थी, अब उनके खुद मैन्युफैक्चरिंग पर थोड़ा सा फोकस किया जाने लगा। फिर आया रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल, जिसका नाम था पहले फीरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बना था उसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। फिर इसका नाम बदल दिया गया और अब कर दिया गया है फीमा, सॉरी फीमा, ठीक है। फिर आता है सेंट्रलाइज प्लानिंग, प्रोग्राम एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल वर एलिग टू द सेंट्रलाइज प्लानिंग, यानी कि जो मेन प्लानिंग थी वो सरकार के हाथों में थी और स्टेट का पार्टिसिपेशन ही, स्टेट के डिसीजन ही सब कुछ थे, प्राइवेट को कोई रोल नहीं दिया गया था। अच्छा वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने 100% FDI दे दिया था इसी पीरियड में। जब हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे उससे पहले ही उसने 100% FDI FII कर दिया था कि आइए 100% आपका पार्टिसिपेट करिए, बस हमारे लोगों को रोजगार दीजिए। अब हम बात करते हैं अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। देखो ये सिर्फ नाम के लिए है, हकीकत में तो हमें कोई अचीवमेंट वो मिली नहीं जिसकी हमने डिज़ायर करी थी अपने गोल से, अपनी प्लानिंग से। सबसे पहला क्या कह रहा है? इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हुई लेकिन उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल की हमने कभी सोची थी। इंडिकेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देखिएगा, ड्यूरिंग द पीरियड प्लानिंग एंड नेशनल इनकम ऑफ इंक्रीज रेट वॉज 0.5% पर एनम, और उसके बाद इंक्रीज इन नेशनल इनकम वॉज 4.6% पर एनम अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1% एनम। क्लियर है? बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि नेशनल इनकम की ग्रोथ हुई थी हमारे प्लान से। फिर इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, बच्चा जब नेशनल इनकम बढ़ रही है तो पहले की जो पर कैपिटा इनकम थी, पर पर्सन इंडिविजुअल की जो इनकम थी वो कम थी, अब बढ़ने लगी क्योंकि भाई कुछ तो बेनिफिट हो गई। फिर क्या था? राइज इन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए इसी मोटिव के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, क्या था? राइजिंग द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडीज दी जा रही थी, कैपिटल पर, कैपिटल गेन पर सब्सिडीज मिल रही थी, और ऑन द अदर हैंड सेविंग पे हाई इंटरेस्ट मिल रहा था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें पहले 9.3 था, अब 32.3 हो गया। कोई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। देखिए कितने साल हो गए, 17-18 में 32.3 है और यहाँ 7 था। तो अगर हम देखें तो मोटा मोटा 3 टाइम्स ही बढ़ा है। और आप विदेशों में किसी फॉरेन कंट्री का अगर उठा के देखेंगे आपको बहुत अंतर समझ आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन द एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बहुत मॉडर्न मशीनरीज आ गई हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स आज यूज़ किए जाते हैं फसल को अच्छा बनाने के लिए, HIV सीड्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले लैंड रिफॉर्म को। लैंड रिफॉर्म में क्या था बच्चा? देखो लैंड रिफॉर्म, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन द स्टेट एंड द टिलर ऑफ सॉइल। पहले क्या था? पहले जो जमींदारी सिस्टम था उसको खत्म किया गया, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट, सरकार ने नया रेंट कंट्रोल एक्ट लेके आया जिसमें मिनिमम रेंट फिक्स कर दिया कि इस ऐसा लैंड है अगर तो इससे ज़्यादा कोई भी रेंट चार्ज नहीं करेगा, अगर करता है तो फिर उसके बाद सरकार की लाठी है, बढ़िया तरह से पुलिस बजाएगी उसको। फिर आता है सीलिंग ऑन लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सीलिंग क्या हुआ? एक टर्म चलता है गाँव देहात में, चकबंदी। चकबंदी का इम्प्लीकेशन ये रहता है कि मान लो किसी की 1 बीघा ज़मीन यहाँ पड़ी है, ठीक है, 1 बीघा ज़मीन यहाँ पड़ी है, 1.5 बीघा ले लेते हैं इसको, और भैया आधा बीघा ज़मीन यहाँ पड़ी है।
तो ये इसका लैंड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है? तो एक टोटल लैंड का अगर हम देखें तो इनका कितना रहा, तो 3 बीघा। आपके इधर जो चलता है वो समझिए। तो सरकार ने कहा तुम्हारी देखो ये फ्रेगमेंटेड लैंड है, मैं तुम्हें एक साथ एक जगह 2.5 बीघा जमीन दे दूंगी, और 1 बीघा जो है वो सरकार ले जाएगी, जिसको कहा जाएगा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, ठीक है। और एक और चीज आई कि फिक्स कर दिया कि कहीं भी 65 बीघा से ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड कोई नहीं रख सकता है। 65 या 62 के आसपास कुछ है, वो एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ है, इसी के बीच का ही है, ठीक है। तो अब देखो पहली चीज तो ये जो फ्रेगमेंटेड थी एक जगह कंसोलिडेट कर दी, इसको कहा गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। फिर कंसोलिडेट करके मान लीजिए 2.5 बीघा इसको दी, तो 1 बीघा गवर्नमेंट ने रखी। इस 1 बीघा को सरकार रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी टू लैंडलेस लेबर एट नॉमिनल रेट। कोई दिक्कत है? उसके बाद देखिए आगे, growth and diversification of industries. 5-year plan gave a big push to the basic and capital good industries like iron, steel. याद रखिए, अगर पूछ लिया जाए कि इनिशियल फेज में कौन सी इंडस्ट्रीज को बिग पुश दिखाया गया था या कौन सी इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही थी, तो उसमें सबसे पहला आयरन, स्टील और मशीन एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स का ही याद रखिएगा। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज अराउंड 7% पर एनम। इन द 11th प्लान, और जब ये 11th प्लान आया तो ये 7.2% हो गई, इंक्रीज टू 6.9% इन 18-19। क्लियर? दूसरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे बेसिक नीड में रोटी कपड़ा मकान आता है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिंपल सी भाषा में समझता हूँ, बेसिक सुख सुविधाएं। जहाँ लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान है, अब वो उसके आगे के बारे में सोच रहे हैं, एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी एंड हाइजीनिक लाइफ स्टाइल, इन सब पे जब फोकस करता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं इंक्लूड करता हूँ। आगे देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज, पावर जनरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज आर की एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द प्लानिंग इंडियन रेलवे हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट है। इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम 2300 मेगावाट टू इंक्रीज इन 356811, इट मीन्स 35,06,818 मेगावाट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ वगैरह पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, एजुकेशन को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के रूप में लिया जा रहा है। आज के समय में मिड डे मील वगैरह इतनी योजना चला रही है, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर 8th हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। सीरियस एफर्ट हैव बीन मेड ड्यूरिंग द प्लानिंग टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी स्कीम है, जैसे नरेगा, मनरेगा, कौशल विकास योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, या भी आगे हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो इन पे फोकस किया गया। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड को भी समझा इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग प्लान्स द वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड हैज इंक्रीज्ड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम फॉलोइंग फैक्ट प्रूव दैट पॉइंट। In 1948, value of foreign trade was 972 crores and it increased to the 59,02,036 crore in 2018 and 19. That was a big change in foreign trade. बहुत बड़ा अंतर आया, फोकस किया गया, प्लान बनाया गया इसी के ऊपर। फेलियर ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, क्या कारण था जिसकी वजह से प्लानिंग कमीशन को फेल होना पड़ा? पहला सबसे बड़ा एब्स्ट्रैक्ट पॉवर्टी। बच्चा दूर दूर तक भारत में दो चीजें दिखती थी अंग्रेजों के जाने के बाद, गरीब और गरीबी। उसके बाद अगर हम बात करें, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग, बट दिस इज वेयर वी स्टैंड इन इंडिया। 21.9% ऑफ पॉपुलेशन वाज स्टिल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। आज भी भारत में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में जितने गरीब हैं उसके आधे इंडिया में पाए जाते हैं। जिनके पास बेसिक रोटी कपड़ा मकान छोड़िए, एक वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, ऐसे भी गरीब भारत में पड़े हैं बेचारे। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। By and large, we have failed to tackle inflation spiral in the country because high rate of inflation during 5-year plans, real income of people tend to erode. Also, economic divide between have and have not have tend to rise. बेटा जब महंगाई बढ़ती है बच्चों, तो कुछ के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी बहुत महंगी हो जाती हैं, फिर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और उसके बिना जीना भी मुश्किल है। पेट्रोल को अभी हम लोग देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ा, तो हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, इसी के कारण प्लानिंग बनती तो थी पर प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता था। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ये समझिए कुछ लोग तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड थे,
कुछ लोग इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड थे, कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट था और कुछ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी कि उसको एकदम से कोप अप कर पाना या ओवरकम कर पाना पॉसिबल नहीं था। देखिए क्या करा, वाइल मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन जनरेटेड, नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही थी। एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान 50 लाख पर्सन वर अनएम्प्लॉयड, 53 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे एंड द नंबर रोज ओवर 4 करोड़ एट द एंड ऑफ 11। समझिए पहले 5 ईयर प्लान में सिर्फ लाख में थे, अब करोड़ में है, यानी कि 400 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। इन मार्च नंबर ऑफ रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड वॉज 4.35 करोड़, 4.35 करोड़। कितने ज़्यादा लोग हैं जो बेरोजगार हैं, सोच सकते हैं हम। ऐसे लोग, इनके पास बेसिक रोटी कपड़ा मकान नहीं है बच्चा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है एक बार देख लेते हैं पहले। पावर, रोड, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। बच्चों अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हाँ जी, आप लोग वीडियो देख के चले तो जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। हाँ कर दो सब्सक्राइब बच्चा। देखो, continues to the inadequate despite 67 years of planning. Consequently, actual growth has failed to match the target of growth. मैं आपसे बहुत पहले से ये चीज बता रहा हूँ कि हमने जो टारगेट रखे थे वो अचीव नहीं कर पाए। हाँ ग्रोथ करी, लेकिन जो टारगेट थे वह अचीव अभी भी नहीं हो पाए हैं। आगे बात करते हैं, एक टर्म आता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी वाज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ गोल ऑफ प्लानिंग। दिस हैज द प्रिंसिपल फेलियर ऑफ प्लानिंग। बच्चा जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूड का मतलब एक बराबर, वो बहुत चैलेंजिंग है। देखिए यहाँ एक आदमी आपको दिख रहा है, ये प्रोस्पेरिटी है और ये पॉवर्टी है। थोड़ा सा ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया था जब पीपीटी बनाया जा रहा था। तो आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए भारत में बहुत लोग हैं जिनके पास कुछ पैसा है और कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। तो क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अमीर अमीर होता चला गया और गरीब होता चला गया, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बच्चों इस बात से सहमत नहीं। हकीकत में गरीब और गरीब नहीं हुआ है, गरीब आज भी वही है जहां वो पहले था। पर फायदा क्या हुआ, मान लीजिए, देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक है रिच, एक है पुअर। एक कोई टेक्नोलॉजी आई जो 100 करोड़ रुपए की है, उसको रिच पर्सन ने यूज किया और अपने ग्रोथ को और बढ़ा लिया। लेकिन यहां बेचारा पुअर तो जितना कमाता था, मान लो अगर वो 100 रुपए कमा रहा है, अगर उसने 100 रुपए कमाए तो 100 करोड़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बस ये पुअर की साइकिल क्या है, उठो, कमाओ, रात का खाना, सुबह का खाना, फिर नौकरी पे चले। इससे ज़्यादा वो कभी कमा ही नहीं पाए, तो वो कहाँ से आगे बढ़ पाते। और गवर्नमेंट ने भी जो किया, कहीं ना कहीं करप्शन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और पॉलिसीज़ को सही तरीके से ग्राउंड रूट लेवल पर इम्प्लीकेट ही नहीं होने दिया। क्लियर है? ये कुछ इसके क्वेश्चन हैं एमसीक्यू बेस। मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने वो जो चैप्टर अभी मैंने आपको जो पढ़ाया, अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया होगा तो आप इन एमसीक्यूज़ को तो आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ट्राई करिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसके अलावा अब हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। अब बच्चों आपको अकाउंट्स की वीडियोज़ भी मैं इसी चैनल पर बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बिजनेस स्टडीज़ की भी आपको मिल जाएंगी। इन शॉर्ट, अब आपका ट्रिकी इकोनॉमिक्स बन जाएगा ट्रिकी कॉमर्स, यानी कि आपको कॉमर्स की सभी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट टाइम पे, एक समय पे नहीं, डिफरेंट टाइम पर मिल जाएगी। चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। देखिए जब हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो एटलीस्ट एक उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी जो ऑडियंस है, वो मुझे एक लाइक तो दे, एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ भाई बच्चों को मजा आ रही है। और आप लोग अगर सवाल नहीं पूछते हो, कमेंट सेक्शन में डाउट क्रिएट किया करो। अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना है तो आप, मेरी पर्सनल आईडी है पंडित कॉमर्स क्लासेस @gmail, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उस पर मेल कर दीजिए। अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो भी दे दूंगा। अपना कोचिंग का ग्रुप चलता है हम लोग का, उसमें आपको ऐड कर सकता हूँ। जो भी आपको डाउट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी, यू विल गेट कंप्लीट एजुकेशन ऑफ कॉमर्स फ्रॉम आवर चैनल। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।